नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, रीट लेवल फर्स्ट की बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की क्लास नंबर 4 है बाई जायसवाल सर। और आज के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ला रहे हैं आपके सार्वजनिक स्थल एवं जो संस्थाएं हैं, ये आपका जो 4 नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 40+ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, 40 से अधिक प्रश्न करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये पूरा चैप्टर से संबंधित 40 महत्वपूर्ण, जी हाँ, टॉप 40+ यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले जो 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक बना दी गई, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रीट लेवल में फतेह करना है, रीट लेवल में सिलेक्शन पाना है, तो ये सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाओं से संबंधित पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बालक के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? विद्यालय की, सार्वजनिक स्थल की, सार्वजनिक संस्थान की, या सभी की होती है? देखिए, बालक के समाजीकरण में जो भूमिका की बात कर रहे हैं, तो साथियों इसमें किसकी बात करेंगे? विद्यालय की बात करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक होता है। क्यों होता है? विद्यालय परिसर मतलब विद्यालय के जो आसपास का मैदान होता है, उसमें छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, इससे छात्रों में स्वास्थ्य संवेगों का विकास होगा, छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा, या उपरोक्त सभी। साथियों, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक इसलिए हो जाता है, इसमें छात्रों की अपनी सृजनात्मकता क्षमता का भी विकास होता है, छात्रों में स्वास्थ्य संवेगों का भी विकास होता है, शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कहते हैं ना, अगर डेली व्यायाम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया अच्छा होता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, छात्रों को, बालक बालिकाओं के खेल कूद क्रियाओं के भाग लेना आवश्यक इसलिए होता है। किस लिए होता है? तीनों ऑप्शन, अर्थात उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, मुख्य रूप से एक सरकारी चिकित्सालय अवश्य होता है, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मुख्य रूप से देखा जाए तो सरकारी जो चिकित्सालय आवश्यक होता है, वह साथियों ब्लॉक स्तर पर तो आवश्यक ही होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, डाकघर का मुख्य कार्य क्या होता है? स्पीड पोस्ट सेवा प्रदान करना, बचत जमा करना, बचत पर ब्याज देना, या ये सभी? देखिए, डाकघर जो होता है, पोस्ट ऑफिस हमारे घरों में जो होता है, देखते हैं जिससे हमारी चिट्ठी आती थी। पहले डाकघर होता था। जब ये मोबाइल वोबाइल नहीं होता था, तो डाकघर के माध्यम से जब एक डाकिया आता था साइकिल लेकर चिट्ठी, तो एक अलग ही माहौल उस समय हुआ करता था, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब की हम बात करें। तो डाकघर का जो मुख्य कार्य होता है साथियों, वही क्या होता है? हम जानते हैं, स्पीड पोस्ट सेवा प्रदान करना, बचत जमा करना भी होता है, बचत पर ब्याज देना भी होता है। तो ये सभी जो है डाकघर के मुख्य कार्य में आ जाएंगे। तो ये सभी 4th ऑप्शन हमें सही कर लेना है। अगला ऑप्शन है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? 1859, 68, 1854, 1858 ईस्वी में? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे सभी मित्र, मेरे सभी शिक्षा बंधु जिनका सपना है रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम को फतेह करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, मेरे प्रत्येक भाई बहन शिक्षा बंधु का जिनका सपना है सिलेक्शन 101% पक्का। जी हाँ, भारत में पहला डाक टिकट जो है जारी कब किया गया था? आप सभी परिचित होंगे, 1854 ईस्वी की बात करेंगे। अगर किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट हो रहा है, बेफिक्र कमेंट कीजिए। साथियों, भारत में डाकघरों से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिया जाता है? तो डाकघर में कौन सा कार्य लिया जाता है सभी जानते होंगे। ठीक है, देखिए, आपका पत्राचार भी, धन का हस्तांतरण भी होता है, धन का संचयन भी होता है, अर्थात ये सभी कार्य जो है डाकघरों में या डाकघर के द्वारा लिए जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से सार्वजनिक संपत्ति कौन होती है? सार्वजनिक संपत्ति मतलब सबका होता है, तो डाकघर सार्वजनिक है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये सभी हमारी सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है, सबका अधिकार इसमें होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व तो किस पर होता है? तो प्रत्येक नागरिक पर होता है, वित्त सरकार का भी होता है। ठीक है, सभी लोग बताइए, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का जो उत्तरदायित्व होता है किसका होता है? फटाफट अंदाज में फटाफट कमेंट कीजिए।
देखिए, वैसे कहा जाए तो नागरिक और सरकार दोनों का होता है सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व, लेकिन उत्तरदायित्व यहाँ पे ज़्यादातर सरकार पर होता है। देखते होंगे जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है उनका संरक्षण करना उत्तरदायित्व सरकार का होता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। हमारा भी होता है, व्यक्ति का भी, लेकिन यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिलेबस की बात करें तो आपका सरकार की बात करेंगे। अगला प्रश्न, रोड लाइट लगाने हेतु मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आवागमन को अवरुद्ध करना, अपराध को बढ़ावा देना, अंधे व्यक्तियों को चलने में मदद करना या आवागमन की व्यवस्था को सुचारू बनाना। देखिए, रोड लाइट, अगर रोड में लाइट बनी रहेगी तो आने जाने की सुविधा यानी आवागमन की व्यवस्था को सुचारू रूप बनाना जो है रोड लाइट लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है साथियों, भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? जी हाँ, ताप विद्युत, जल विद्युत, नाभिकीय विद्युत या ये सभी। देखिए, भारत में जो है, जी हमारे देश में जो है विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक जो अंश होता है वह किसका होता है? ताप विद्युत का होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला है, राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन परियोजना जो है कौन सी है? रामगढ़ थर्मल पावर संयंत्र, सूरतगढ़ थर्मल पावर संयंत्र, कोटा या छबड़ा थर्मल पावर संयंत्र। अगर आप राजस्थान राज्य से हैं तो आप बेफिक्र परिचित होंगे कि राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन जो परियोजना है वह कौन सी है? वह कोटा थर्मल विद्युत संयंत्र की बात करेंगे, सी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? 1969, 68, 79, 78 में। सभी जानते हैं, जी हाँ, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी साथियों? हम बात करेंगे आपके वर्ष 1969 की बात करेंगे। कब की गई थी ये भी जान लीजिएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 25 जुलाई, जी हाँ 25 जुलाई 1969 की बात करेंगे। अगला प्रश्न, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? जी हाँ, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। कब किया गया था यह आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। तो 25 सितंबर 2001, यह डेट तारीख याद रखिएगा, 25 सितंबर 2001। जी हाँ, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2001 से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, और इस योजना के तहत गरीब परिवार को रोजगार दिया जाता है और उनकी आय दैनिक या मासिक रूप से जो है मासिक रूप से तय की जाती है। मासिक मतलब समझ गए आपको, महीने के रूप में। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वरीयता देता है बड़े उद्यमियों को, स्वयं सहायता समूहों को, उच्च वर्ग के लोगों को या मध्य वर्ग के लोगों को देता है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGGY वरीयता जो देता है वह किसको वरीयता देता है? वह साथियों स्वयं सहायता समूहों को वरीयता देता है। अगला है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के किन दो स्थानों पर क्रियान्वित किए गए हैं? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के किन दो स्थानों पर क्रियान्वित किए गए हैं? क्रियान्वित मतलब क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो अलवर और भरतपुर की बात करेंगे। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGS ग्रामीण राष्ट्रीय नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य के सभी जिलों में किस तिथि से क्रियान्वित की गई थी? राज्य के मतलब राजस्थान राज्य के सभी जिलों में किस तिथि से जो है क्रियान्वित की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGS? सभी कमेंट कीजिएगा। राइट ऑप्शन 1 अप्रैल 2008। इस डेट को मत बोलिएगा, यह डेट आपको 1 नंबर दिला सकता है, सिलेक्शन दिला सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिसे हम शॉर्ट रूप में SGSY के नाम से जानते हैं, इसमें केंद्र तथा राज्य की भागीदारी का अनुपात कितना है? अब यही आपको समझना, पहले केंद्र और राज्य दिया गया है तो पहले केंद्र का भागीदारिता यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ज़्यादा ही होगा, सभी जानते हैं। ठीक है, तो केंद्र का यहाँ पे 75 और राज्य का जो है भागीदार 25 है। जी हाँ, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की बात करें तो राजस्थान में 75% केंद्र और 25% जो है राज्य की भागीदारी का अनुपात है दोनों का। ठीक है, अगला प्रश्न,
जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है? जिला उद्योग किस योजना के तहत? तो आप सभी लोग जानते होंगे, जब रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार का ही योजना होगा और वह आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। जिला उद्योग केंद्र जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार जो है मुहैया कराता है। अगला, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? सभी कमेंट कीजिएगा। 17, 18, 19, 20। जी हाँ, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना जो प्रारंभ की गई थी वह आपकी तिथि है वर्ष 2019। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ग्रामीण स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, किसने दिया था? जी हाँ, ग्रामीण स्वशासन हेतु जो आपकी त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसका जो सुझाव जो है किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। पहला ऑप्शन यहाँ पे सटीक कर लीजिएगा। अगला, प्रधान का निर्वाचन किस पर होता है? तो प्रधान का निर्वाचन सभी लोग जानते होंगे, पहले प्रधान किया जाता था लेकिन अब क्या किया जा रहा है, जैसे सरपंच पहले प्रधान बनता था, ठीक है, अब यहाँ पे सरपंच को ही पहले प्रधान बोला जाता था, ठीक है, सरपंच महोदय। अर्थात यह जो निर्वाचन होता है ग्रामीण स्तर पर होता है। राज्य में पंचायती राज पद्धति को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जब राजस्थान राज्य की बात करेंगे तो नाम पता ही है, उस राज्य का ही होगा। तो भारत में पंचायती राज पद्धति को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया था। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित होती है? सभी परिचित हैं, किसकी बात करेंगे? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। जी हाँ, पंचायती राज जो प्रणाली होती है वह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जो है आधारित होती है, विकेंद्रीकरण पर होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रदान करता है, तो जो पंचायती राज होता है साथियों वह आपका क्या प्रदान करता है? तो वह स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? जी हाँ, भारत में जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। 72वें, 73वें, 42वें या 45वें? राइट ऑप्शन चूज किए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, जांचिए। 73वें की बात करेंगे, 73। जी हाँ, भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है संवैधानिक संशोधन 73वें द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन को यहाँ पे सटीक कर लेना है। लगभग आधे से ज़्यादा प्रश्न हो चुके हैं, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। खंड स्तर पर पंचायती राज कर्मचारियों का नेतृत्व कौन करता है? खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी प्रदान करता है या क्षेत्र विधायिका करता है? तो खंड स्तर पर पंचायती राज कर्मचारियों को नेतृत्व कौन करता है? सभी कमेंट कीजिएगा। वह साथियों खंड विकास अधिकारी ही करता है। तो खंड स्तर पर पंचायती राज कर्मचारियों का नेतृत्व कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी ही करेगा, क्योंकि खंड स्तर की बात करेंगे। अगला है, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे न्यूनतम आयु मतलब मैरिट के लिए जो हमारे भारत में आयु एक पुरुष के लिए है उतने ही न्यूनतम आयु होनी चाहिए। जी हाँ, ग्राम पंचायत सरपंच बनने के लिए न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला, निम्न में से किस शहर में नगर निगम नहीं है? सभी लोग बताइए। जी हाँ, आपके राजस्थान राज्य में किस शहर में जो है आपका नगर निगम नहीं है? 4 शहर आपके स्क्रीन पर है, तो आप सभी जानते हैं उदयपुर में आपका नगर निगम नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सभी लोग बताइए। जी हाँ, बी ऑप्शन को सटीक कर लेना। ये प्रश्न आया हुआ है आपके रीट एग्जाम में। 25 मार्च 2008 को राज्य विधानसभा पंचायती राज में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? जी हाँ, 25 मार्च 2008 को राज्य विधानसभा में पंचायती राज में महिला आरक्षण को जो प्रावधान दिया गया है वह कितने का दिया गया है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वह साथियों 50%। बी ऑप्शन की बात करेंगे। निम्न में से किस जिले में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? जी हाँ, सबसे कम विधानसभा सीटों की बात करेंगे।
तो जैसलमेर की बात करेंगे, सबसे विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं। राजस्थान में किस विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो राजस्थान में किस विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? 5वीं, 6वीं, पहली, 12वीं, कौन से विधानसभा का कार्य जो है सर्वाधिक में रहा है, वह आपको बताना है, कमेंट करना है, फीडबैक करके बताना है। सभी परिचित होंगे, हम 5वीं की बात करेंगे। जी हाँ, राजस्थान में प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। 1 से लेके 5th क्लास की आपकी क्लास चल रही है, प्राइमरी लेवल की है, ईवीएस पर्यावरण की क्लास चल रही है, तो 5वीं की बात करेंगे। तो राजस्थान में किस विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो 5वीं विधानसभा का कार्यकाल जो है सर्वाधिक पर रहा। राजस्थान राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? श्री जयनारायण व्यास, श्री CS वेंकटचारी, श्री हीरालाल शास्त्री, श्री टीकाराम पालीवाल की बात करें। राजस्थान राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री, सभी लोग बताइए, ये आपको बताएंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको बताना है, आपको कमेंट करना है, खोज करना है और हमें बताना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सभी फटाफट कमेंट कीजिए। जी हाँ, डॉक्टर CP जोशी की बात करेंगे या किसी और की बात करेंगे, सभी कमेंट करके बताइए। संसद का निर्माण निम्नलिखित अंगों से होता है। देखिए, जो संसद का निर्माण होता है किन अंगों से होता है? लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा उपराष्ट्रपति की बात करें। तो संसद का निर्माण किन अंगों से होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो साथियों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों अंगों का निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं? वह सभी जानते हो कि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो सभी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, फटाफट अंदाज में बताइएगा। जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सभी कमेंट कर चुके हैं। हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति। जी हाँ, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, सभी जानते होंगे। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सभी कमेंट करके बताइए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, अनिश्चित काल के लिए। देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि ठीक है चुनाव या वोट के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ पे केवल ये दिया गया कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो वह दोस्तों सभी लोग जानते हैं 6 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? जी हाँ, ऐसे सदन का नाम बताइए, सदन का जो अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है, किसी और का होता है। वह सभी जानते हैं राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये नोट कर लीजिए। राजस्थान की राज्यसभा सांसदों की कुल संख्याएं कितनी हैं? सभी बताइएगा। सभी जानते हैं 10 और 25, हम जिक्र कर चुके हैं। 10 और 25 ये दोनों अंक याद रखिएगा। राजस्थान राज्यसभा सांसदों की संख्या की बात करेंगे, विधायकों की संख्या की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होना चाहिए? गुप्त, खुला, संग्रहित या सूची मतदान? देखिए, राज्यसभा सदस्य चुना जाना है तो विधानसभा में किस प्रकार का मतदान किया जाता है? साथियों, आप सभी परिचित हैं, बात करेंगे खुला मतदान किया जाता है। क्या किया जाता है? किस प्रकार का मतदान किया जाता है? खुला मतदान किया जाता है। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं। इस आपका जो चैप्टर है सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाओं को कंप्लीट करते हैं। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्याएं कितनी हैं? हमने आपको बताया था 10 और 25, ये 2 अंक याद रखिएगा। तो 10 आपके राज्य हैं और लोकसभा के आपके 25 हैं। ठीक है, बी ऑप्शन के यहाँ पे हम सही कर लेंगे। लोकसभा राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? 50, 255, 550, 238, 545, 238, 552, 250। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं।
साथियों लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, कितनी हो सकती है, सभी बताइएगा। तो 552 और हम 250 की बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कीजिए, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा कम से कम, यहाँ पे लोकसभा सदस्यता अगर लेना है तो कम से कम आयु जो है कितनी आपकी आयु होनी चाहिए, तो कम से कम 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय झंडे के बारे में एक कथन दिया गया है, इस कथन का आपको आंसर सहित बताना है। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, मध्य में चक्र शांति व खुशहाली का प्रतीक है, या नीचे हरा रंग क्रांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। इन कथनों में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, ये आपको बताइए। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, ये कथन गलत दिया गया है। बाकी हमारे सही है कि सबसे ऊपर जो केसरिया है त्याग एवं बलिदान का है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का है और नीचे हरा रंग क्रांति और खुशहाली का प्रतीक है, ये तीनों सही है। तीसरा वाला हमारा कथन गलत दिया गया है। तो 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में दिया गया देखिएगा, तो 1, 2, 4 सत्य और तीसरा गलत, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 साथियों लगभग 40+ हमने क्वेश्चन किए आपके सार्वजनिक स्थल और संस्थाएं के, जो अभी तक रीट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, उन प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न, उनको भी कंबाइन किया गया है। और जितने इस महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे इस टॉपिक से, सारे प्रश्नों को कंबाइन किया है। और इसके पहले भी हम कर चुके हैं, और इसके आगे जो हमारी क्लास रहने वाली है वह राजस्थान की जिलेवार अध्ययन से संबंधित हम क्लास करेंगे, जिसमें आपका राजस्थान का एकीकरण होगा, राजस्थान संघ संयुक्त संस्थानें होंगी, अजमेर, अलवर, ये जिलाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।